क्लासें लगातार चल रही है और क्लासों में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद का डॉक्टर किस तरह से बना जाता है और हमारा नैरोथेरेपी का ट्रीटमेंट हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालता है और कितना हमें रिलीफ आता है। ये हम इन क्लासों के द्वारा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और सारे टॉपिक हमने आप लोगों को क्लियर किए पिछली क्लासों 1 से लेकर 10 क्लास तक। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उन क्लासों को डाउनलोड करके या उनको देख के अपने आप को सही कर सकते हैं, उनका अनुभव ले सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा जनरल क्वेश्चन। जैसे जैसे हमारे दिमाग में किसी फार्मूले के लिए क्या क्या क्वेश्चन निकलते हैं, तो उसी में हमारा एक टॉपिक है कि जीन्स अगर ख़राब हो, यानी कि अगर जेनेटिक कोई खराबी हो, डिफेक्ट हो, तो उसको ठीक करने के फार्मूले कौन कौन से हैं और हम उनको कैसे किसी के जीन्स रिवाइवल, जैसे ऑटिज़म बच्चे हैं, मंगोल हैं, या किसी को जेनेटिक और प्रॉब्लम आ रही हो, तो उन सब को हम कैसे किन फार्मूलों के द्वारा सही कर सकते हैं और उनका हम क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा जीन्स फार्मूला नंबर 1, जिसको हम ब्लैक ट्रीटमेंट फार्मूला भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी, 6 राइट पार्को, 3 गॉल, 7 लीवर, 8 लेफ्ट पार्को। ये हमारा जीन्स फार्मूला नंबर 1 है। उसके बाद में जीन्स फार्मूला नंबर 2 आता है, जिसको प्योर जीन्स फार्मूला भी कहा जाता है। वो है जी 7 लीव 4 पारा, 7 लीव 0, 7 म्यू 0, 8 लेफ्ट पार्को। ये हमारा दूसरा जीन्स फार्मूला है। फिर तीसरा है जी न्यू जीन्स फार्मूला। न्यू जीन्स फार्मूला भी इसको बोला जाता है और ये फार्मूला नंबर 3 भी बोला जाता है। उसमें क्या दिया जाता है, 8 पैन, 6 WD, 8 चेस्ट ओनली और 20 की राउंड एरो, यानी कि ऑन द स्पाइन, बिसाइड और राउंड एरो। ये जो आपको बताने की कोशिश करी कि ये कब कब किन किन फार्मूलों का कब यूज होता है, कि जो हमारे डायग्नोसिंग पॉइंट है, नैरोथेरेपी के डायग्नोसिंग पॉइंट के दर्द के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और उसके क्या प्रभाव रहते हैं। अगर किसी को गैस वाले पॉइंट पे, यानी कि नाभि के ऊपर दर्द है, राइट ओवरी और B12 में अगर दर्द है, तो उनको जीन्स फार्मूला नंबर 1 दिया जाता है, जिसको हम ब्लैक ट्रीटमेंट फार्मूला बोलते हैं। अगर किसी आदमी को गैस, राइट ओवरी, B12 एंड फोलिक एसिड में है, तो उनको लार्ज फोलिक ब्लैक फार्मूला दिया जाता है, जो हमारा इन दर्दों को सही करता है और उसके आधार पे उनसे बढ़ने वाले जीन्स को सही करता है। अगर किसी को क्रैम्प्स आते हैं और उनके B12 पॉइंट में दर्द है, तो उनको जीन्स फार्मूला नंबर 2 दिया जाता है, जिसको हम प्योर जीन्स फार्मूला कहते हैं। अगर किसी को WD, यानी कि नाभि के नीचे दर्द आ रहा है और पैन में दर्द आ रहा है या फिर गैस वाले पॉइंट में दर्द आ रहा है, तो उनको हम न्यू जीन्स फार्मूला देते हैं, यानी कि जीन्स नंबर फार्मूला 3 दिया जाता है। बहुत सी बॉडियाँ ऐसी होती हैं जिनको काफ़ी जगह दर्द होता है, जैसे गैस में, फोलिक एसिड के पॉइंट में, या गैस या राइट ओवरी में, तो उनको हम प्योर फोलिक एसिड फार्मूला अप्लाई करते हैं। या फिर B12 में दर्द है, या फिर नाइसिन एंड फोलिक एसिड में दर्द है और थायमिन में दर्द है, लेकिन गैस में दर्द नहीं है, तो उनको प्योर फोलिक ब्लैक फार्मूला यूज करते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको जीन्स के फार्मूले के बारे में बताया और ये बताने की कोशिश करी कि हम बिगड़े हुए जीन्स को भी सही कर सकते हैं।
क्योंकि गुरुजी की मानता है कि अगर कोई जीन्स खराब हुआ है, डैमेज हुआ है या वो बना नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, तो वो हमारे शरीर की प्रॉब्लम है, ना कि बाहर से हमें आर्टिफिशियल जीन्स लेने की ज़रूरत है या किसी। इसीलिए नैरोथेरेपी जितने भी हमारे डिसऑर्डर ऑफ जीन्स हैं उनके ऊपर अच्छी होल्ड है, अच्छी पकड़ है, और वो जीन्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाती है, चाहे वो आपका शुगर हो, चाहे आपकी ऑटोइम्यून इम्यूनिटी हो, चाहे आपका सीपी चाइल्ड हो, ऑटिज्म हो, और भी किसी प्रकार का जीन्स या जो हमारी ये जेनेटिक प्रॉब्लम है वो हल हो जाती है। अब आते हैं जी आगे कि वायरल ट्रीटमेंट यानी कि आपने को सुना होगा कि वायरल फीवर होगा, वायरल होगा जी, इनको तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो क्यों आता है, किस 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 कारण से वो आता है और उनके लिए क्या फार्मूला है। वायरल ट्रीटमेंट फार्मूला हमारा इसी प्रकार का फार्मूला है कि जब भी किसी को, इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, हम लिम्फोसाइट को उकसाते हैं और उन लोगों को आराम देते हैं जिनको वायरल इफ़ेक्ट हो। लेकिन जिनको ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनको ये फार्मूला नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिम्फोसाइट हाइपर होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी कि अब आता है कि अगर हम शरीर की इम्यूनिटी हमने बढ़ाना हो, शरीर का हमने रोग क्षमता है उसको कम करना हो और उसकी शक्ति बढ़ानी हो, तो हम किस किस फार्मूले का उपयोग करते हैं और वो क्यों करते हैं। कारण सही कि सबसे पहले WBC हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, हमें ताकत देते हैं रोगों से लड़ने के लिए। ग्रेनुलोसाइट इत्यादि को बढ़ाने के लिए हमारा 20 सेकंड का कुंडली इंटू 6 + 6 यानी कि 20 सेकंड का कुंडली, 6 ट्रीटमेंट, फिर प्लस कुछ समय का इंतज़ार करने के बाद, गैप देने के बाद में फिर 6। तो वो क्या होता है, हमारा ग्रेनुलोसाइट को बढ़ा देगा, WBC का हमारा उत्पादन बढ़ा देगा, जिससे कि वो हमारे जो भी हमारे बाहर से आए हुए बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर देगा। फिर उसके बाद में आता है जी लिम्फोसाइट बढ़ाने के लिए हम वायरल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वायरल ट्रीटमेंट क्या है, हमारा 5 लिम्फ जो हमें यहाँ हमारे लिम्फोसाइट में दिया जाता है, और 3 स्प्लीन जो राइट थाई में दिया जाता है, चेस्ट ओनली 8 चेस्ट और 12 आर्म पिट, ये दिया जाता है वायरल ट्रीटमेंट में। और वायरल ट्रीटमेंट लेते ही किसी का बुखार, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी डाउन हो रही हो, BP अप डाउन हो, सर दर्द हो, जुखाम हो, खांसी हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और कंफर्टेबल फील करता है इसका लेने के बाद में पेशेंट। अब बात आती है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है। हमने बहुत बार सुना है कि इनको तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इनको तो, इसका मतलब है कि जो उनकी ऑटो इम्यूनिटी है, बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी है, जो वायरल या इन्फेक्शन या वायरस से लड़ती है, वो कम हो जाती है और वो अपनी ही दुश्मन बन जाती है। जैसे कि हमारा थाइमस ग्लैंड है, उसके सेल हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं, इम्यूनिटी को बरकरार करते हैं, यानी कि रोग प्रतिकार को बढ़ाते हैं। तो उसका कार्य है कि वे बाहर से आए हुए कीटाणु को पहचान कर मारना। लेकिन अगर हमारा थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाए, अपने विरुद्ध हो जाए, तो वो अपने सेल को ही मारना शुरू कर देता है, उन्हीं को अपना दुश्मन समझ के उनको ख़त्म करना शुरू कर देता है। तो ऐसे जब कीटाणु को पहचान कर मारना, जब वे अपने शरीर के सेल को भी मारने लगते हैं, तो उसे ही हम
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं या ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑटो इम्यून के द्वारा आई हुई बीमारी को ही हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसे मरीजों को जब हम एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनको स्टेरॉइड की गोलियां दी जाती है उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनके दर्द या उनके किसी प्रकार का इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए, लेकिन जिनका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि शरीर में स्टेरॉइड खुद बनता है और शरीर के स्टेरॉइड के साथ अगर किसी प्रकार की मेडिसिन के साथ उसको बूस्टअप किया जाए तो वो जीरो हो जाता है, बनना बंद कर देता है, बॉडी अपना स्टेरॉइड बनाना बंद कर देता है, जिससे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बीमारी का जन्म होता है। यानी कि दर्द का एहसास जब तक स्टेरॉइड की गोलियां हम लेंगे तब तक ठीक रहेगा, उसके बाद में दर्द फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी स्टेरॉइड का मतलब यही है कि बॉडी में जो दर्द है उसका एहसास हमें नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में उस दर्द का एहसास नहीं जाना चाहिए। अगर वो दर्द का एहसास हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी का स्टेरॉइड कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ये देखा गया कि जिनको जब वो हमारे पास आते हैं, न्यूरोथेरेपी का उपचार लेते हैं, तो हम उनको इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे वायरल ट्रीटमेंट उनको नहीं देते, थाइमस उनको नहीं देते, लिम्फ उनको नहीं देते, स्प्लीन उनको नहीं देते, क्योंकि ये जब अगर हम इनको हाइपर कर देंगे तो थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाएगा और वो और ज़्यादा भयानक रूप धर लेगा, जिससे कि रोगी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अब बात आती है कि क्या एड्स भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? तो एड्स थाइमस ग्लैंड के हाइपो यानी कि एकदम कम काम करने की बीमारी है। जब थाइमस ग्लैंड काम नहीं करेगा तब एड्स जैसी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर वो हाइपर होगा यानी ज़्यादा काम करेगा तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगी। हाइपो और हाइपर दोनों में अंतर है। हाइपो का मतलब कम काम करना, हाइपर का मतलब ज़्यादा काम करना। तो थाइमस ग्लैंड अगर हाइपो मतलब अगर कम काम कर रहा है तो एड्स जैसी बीमारियों का जन्म होता है और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बीमारी नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जब वो सेल को मारना शुरू कर देता है और अपने ही सेल को ख़त्म करना शुरू कर देता है तो उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आती हैं, खासकर जो हम दर्द हैं किसी भी प्रकार के या किसी भी प्रकार का हमारे और प्रॉब्लम्स हैं। अब बात आ रही है कि अगर हमारे पेट का एसिड कम हो जाए, अगर पेट का एसिड कम होता है तो हम ऐसा कौन सा हमारा ट्रीटमेंट है कि हम उसको 3 गुना बढ़ा दें अपने पेट के एसिड को, ना कि ब्लड के एसिड को? तो वो है हमारा 10 मेडुला। 10 मेडुला अगर हम ले लेते हैं 1-1 मिनट के गैप में या आधे मिनट के गैप में 3 बार ले लेते हैं तो वो हमारे पेट के एसिड को 3 गुना बढ़ा देता है। यहीं पे क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या करता है 10 मेडुला कि जो हमारा जो एसिड है पेट का वो 3 गुना बढ़ जाता है? उनका कौन कौन से अंगों पे उसका प्रभाव है? तो इसमें गुरुजी ने लिखा है कि जो हमारे ब्रेन से 10वां क्रैनियन नर्व जो निकल रही है उस पे ये उसको उकसाती है। 10 मेडुला मतलब 20 बार कान के पहले लेफ्ट, फिर 20 बार इधर, ये उसकी बात हो रही है। तो वो हमारी वैगस नर्व को उकसाती है जो मुंह से लेकर असेंडिंग कोलन तक हमारे पाचन संस्थान यानी कि डाइजेस्टिंग सिस्टम के सभी ग्रंथियों को उकसाती है। इसके अलावा वह लंग्स को सिकोड़ती है, यानी कि जो हमारा लंग्स है उसको सिकोड़ती है, इसलिए हृदय गति को भी वो रोकती है और हृदय गति को कम करती है। तो हमें कभी भी कार्डिक
जिनका प्रॉब्लम है उनको 10 मेडुला लेफ्ट साइड देना चाहिए, राइट साइड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम उनके लिए हो जाता है और ये जो 10 मेडुला के लिए ठीक नहीं होगा और उस पेशेंट को नुकसान थोड़ा हो जाता है। अब बात आती है कि अगर हमें भूख प्यास कम लग रही हो तो हम ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको हम उकसाते हैं और हमारी भूख प्यास सही हो जाती है। वो है 6 मेडुला। 6 मेडुला मतलब 12 बार, इधर 12, पहले 12 लेफ्ट फिर 12, ऐसा अगर हम लेते हैं तो हमारी भूख प्यास कंट्रोल में आ जाती है, टेम्परेचर इमोशन कंट्रोल में आ जाता है और हमारी मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा सीधा हाइपोथैलेमस पार्ट से है जो हमारे दिमाग के अंदर स्थित है। अगर हमारा किसी को नींद में किसी को फिट्स आ रहे हैं तो उनको कौन सा मेडुला, 12 मेडुला दिया जाता है और इस प्रकार 12 मेडुला देने से उनके नींद में फिट्स आने बंद हो जाते हैं कि सोते सोते फिट्स आ रहे हैं, मिर्गी आ रही है या सुबह उठते ही उनको मिर्गी आ रही है। तो अगर उनको 24 बार अगर हम करेंगे तो उसमें काफ़ी राहत आएगी। कई बार देखने में आया है कि आदमी सोया हुआ है और उनको सोते सोते दबाव महसूस होता है या उनको ऐसा लगता है कि उनकी सांस नहीं आ रही है, सांस रुक रही है, दबाव महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि उनको एसिटिकोलिन का प्रॉब्लम आ रहा है और एसिटिकोलिन हमारे न्यूरोथेरेपी के अंदर 15 मेडुला लेने से बना दिया जाता है, तो उनका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और ये उनका समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को खाना खाते ही उल्टियाँ आती है और उल्टियाँ ज़बरदस्त उल्टियाँ आ रही हैं, इसका मतलब उनको फूड पॉइजनिंग है, उसमें भी हम 15 मेडुला देकर उसको कंट्रोल कर जाते हैं और उसका जो फूड पॉइजनिंग है उसको कम कर देते हैं और उल्टी आना बंद हो जाता है और उसी समय वो ठीक हो जाता है। जिन बच्चों के संडास में छोटे छोटे कीड़े आते हैं और यह अक्सर देखने में आया है, छोटे बच्चे क्योंकि कुछ खा लेते हैं दूध का या ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं जिससे कि अंदर कीड़े बढ़ने छोटे छोटे बनते हैं पहले, फिर उसके बाद में बड़े बन जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए 12 मेडुला सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। 12 मेडुला लेने से वो कुछ ही दिन के बाद उनके वो कीड़े मरकर बाहर आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे नुक्ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप घर पे इसको अप्लाई करिए। और अगर आपको एक बढ़िया बेहतरीन न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट बनना है तो हमारा न्यूरोथेरेपी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली 1 मई 2022 से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। आप वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत ही लिमिटेड सीटें हैं, जिसका पूरा एनालिसिस होता है कि आदमी किस तरह से उसको यूज करता है, कैसे वो किसके लिए कर रहा है, क्या उसका पर्पज़ है, तो वो सारी चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही एडमिशन मिलता है। उसका मात्र 25,000 रुपये फीस है जो हमारे पूज्य गुरुजी रामअवतार शर्मा जी के द्वारा इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द मेंबर हैं। उन्होंने इस जनहित में इस चीज़ को चालू कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से अवेयर हों और वो इस चीज़ की जानकारी लें और अपना मेडिसन का खर्चा, अपने हॉस्पिटल का खर्चा बचाएं और अपने परिवार को सही करें और देश की सेवा करें। जो बीमार या किसी प्रकार से घर पे लाचार हैं उन तक इस चीज़ को पहुंचाने का उनका मुहिम है, जन जन तक पहुंचाने का मुहिम है और वो स्वस्थ भारत देखना चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। आगे बढ़ते हैं जी कि अब हम थोड़ा जर्नल टॉपिक पे बात करेंगे कि जर्नल टॉपिक में क्या आता है कि हमें इसके अलावा जो हमारी न्यूरोथेरेपी है इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी थेरेपियां हैं या कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो और
पब्लिक मार्केट में वो चालू हैं और उनका क्या असर देखने में आता है और हमारा जो क्या असर आता है, हमारी मुख्य मान्यताएं कौन कौन सी हैं, हम किस चीज़ को मानते हैं, वो लोग किस चीज़ को मानते हैं, उनका ज़्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आपको चिकित्सा प्रणालियाँ जो हैं वो ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर मेरिडियन नस पे काम करता है, पेनफुल है, असरदार है। एक्यूपंक्चर, किसी भी नस को पंक्चर करके क्लॉट को बाहर निकालना, ये इनकी थेरेपी है और उस क्लॉट से वो आगे की सेंसेशन चल जाती है, लेकिन पेनफुल है और उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। कई बार क्लॉट नहीं बनता है, क्योंकि जब तक क्लॉट नहीं होगा, खून बंद नहीं होता है, तो वो एक किस्म से ऑपरेशन होगा। रेकी हीलिंग अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक पूरा सिस्टम से काम करती है। प्रणालिक हीलिंग, ये भी एक चिकित्सा पद्धति है। चुंबक चिकित्सा, मैग्नेटिक जिसको बोलते हैं मैग्नेटोथेरेपी, वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी थेरेपी है और वो भी काम करती है। जल चिकित्सा, यानी कि पानी के द्वारा, भाप या ठंडे पानी के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसको जल चिकित्सा बोलते हैं। इसको हाइड्रोथेरेपी भी बोला जाता है। रंग चिकित्सा, जो कलर या रंग के द्वारा की जाती है और ये भी अपने आप में एक महान थेरेपी है। तो मैंने अभी आपको 4-5 थेरेपियों के बारे में बताया। ये बहुत अच्छी थेरेपियाँ हैं और अपने आप में अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही है। अब हम आते हैं कि न्यूरोथेरेपी की मुख्य मान्यताएँ क्या हैं और हम इसको क्या क्या करते हैं। जो गुरुजी ने अपनी कलम से लिख के दिया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको आगे बताता हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये आपके अपने लिए है, किसी के लिए नहीं है। अगर आप नॉलेज पूरा रखोगे तो आपको कोई डॉक्टर, कोई भी किसी भी प्रकार का वैद्य, हकीम आपको बना नहीं सकता, किसी तरह से घुमा नहीं सकता। अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप उसको पकड़ सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं इस तरह का बीमार हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है MRI या कोई करने की, या कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉलेज हर इंसान को लेना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, आप इसको गौर से सुनिए। अब आते हैं जी कि हमारी न्यूरोथेरेपी किन किन मान्यताओं पे काम करता है। मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, देख चुके हो, लेकिन फिर भी आप देख लेना। हमारे शरीर में बीमारियों के 3 मुख्य कारण हैं कि जब कोई ग्लैंड ठीक प्रकार से काम न कर रहा हो, या ग्लैंड से निकला हुआ केमिकल कम या ज़्यादा होने से केमिकल उचित जगह पर नहीं पहुंच रहा हो, उचित मात्रा में न पहुंच रहा हो। मूल कारण को अगर हम ठीक कर देंगे तो बीमारी ठीक होगी, यानी कि हम ग्लैंड को अगर सही कर देंगे और उसको, तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, पहला। उसके बाद में दूसरा है जी, अगर खाना ठीक से न पचे, खाई हुई चीज़ स्टूल में पास न हो, यानी कि अनपची न दिखाई दे या निकले नहीं, तो हमें विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे और कैल्शियम की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर नहीं होंगी, ग्लैंड में ठीक से काम करेंगी। गुरुजी की सर्वश्रेष्ठ खोज है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण यूडीएफ है, जिसका यूडीएफ बोलते हैं इसको, अनडाइजेस्ट कोलिन स्टोर। अगर हम पैनक्रिया के विभिन्न तरीकों से उकसाकर अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। गुरुजी ने बोला कि फेफड़े, किडनी और एब्डोमेन, यानी कि पाचन संस्थान अगर ठीक है तो किसी आदमी को बीमारी आ नहीं सकती है। एसिड और एल्कली को अगर हम बैलेंस कर देंगे तो बीमारी को हम सही कर लेंगे। एल्कली बढ़ने से मसल्स कड़क हो जाएंगी और एसिड बढ़ने से मसल्स ढीली हो जाएंगी। हम न्यूरोथेरेपी में नाभि को केंद्र माना जाता है और नाभि के आसपास को दर्दों को अगर हम सही कर दें और उनको ख़ास तौर से दबाकर या घिसकर या सीक्वेंस में प्रेशर डालकर उनको अगर हम सही कर देते हैं, तो हमारा नाभि के आसपास के दर्दों को अगर घिसकर, दबाकर, सीक्वेंस डालकर अगर हम सही कर देते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी को हम सही कर सकते हैं। तो आगे है जी
कि बॉडी में कई प्रकार के केमिकल एक या दो से अधिक जगह बनते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी के केमिकल है, क्योंकि बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है तो इसमें केमिकली काम चलता रहता है। तो एक केमिकल एक जगह नहीं, कई जगह बनता है। और हम उस एक पॉइंट पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो ब्रेन से कोई केमिकल आ रहा है जैसे डोपामाइन है, अगर वो हमारे ब्रेन से बन के आ रहा है और अगर उसमें कोई कमी आ रही है या वहाँ से नहीं बन रहा है, तो हम डोपामाइन किसी दूसरी जगह से बना सकते हैं। जैसे गैस आई पॉइंट, यानी कि पिंडली वाला पॉइंट हमारा डोपामाइन बनाता है। वो गैस आई के दर्द तो सही करता ही है, उसके अलावा उसका काम डोपामाइन बनाना भी है। अगर हम 12 गैस आई दे देंगे तो वो डोपामाइन जैसा काम करता है और उसमें हमें काफ़ी राहत मिलती है। हम पिट्यूटरी को उकसाकर एंडोक्राइन डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाकर हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर जो रहते हैं हमारे, उनको सही कर सकते हैं और कई प्रकार के प्रभावों से हम अपने ग्लैंड को बचा सकते हैं। सभी हार्मोन्स का रॉ मटेरियल 3 ही तत्वों से बना हुआ है, वो है कोलेस्ट्रॉल, टायरोसिन, अमीनो एसिड और प्रोटीन। ये अगर तीनों चीज़ें, ये इनका मतलब है कि हार्मोन्स वो 3 ही चीज़ का रॉ मटेरियल है। अगर ये 3 चीज़ सही से बने तो हमें हार्मोनिक प्रॉब्लम नहीं होगी और वो हम अच्छी तरह से बना लेते हैं। ब्रेन के मुख्य केमिकल में से अगर किसी एक भी केमिकल का दिक्कत आ जाए, कम बत्ती हो जाए, तो हमारे सारे शरीर पे उसका असर आता है और सेंट्रल नर्व जो है सिस्टम बिगड़ जाता है। तो जब हम न्यूरोथेरेपी द्वारा स्टेटाइन या एंट्रिक नर्व सिस्टम को उकसाकर ब्रेन की उस बीमारी को ठीक करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दिमाग का कोई केमिकल अप डाउन होगा तो हम शरीर से वो केमिकल पूर्ति कर देते हैं, शरीर से उस केमिकल का दिमाग तक पहुंचा देते हैं और वो दिमाग का सेंट्रल सिस्टम सही हो जाता है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या कोई और पैरालाइज या किसी प्रकार का ऑटिज्म, सीपी चाइल्ड, ये सब जितने भी कारण हैं, ये सब सेंट्रल नर्व सिस्टम अगर उनका डगमगा जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लेफ़्ट राइट का कमज़ोर हो जाता है, तो वो हम नीचे अपने ऑर्गन्स या हमारे जो अंग हैं उनको दबाकर वो हम दिमाग तक वो केमिकल पूरा कर देते हैं। आगे बढ़ देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मानताओं की, तो विटामिन के और फोलिक एसिड को छोड़कर अन्य विटामिन्स हमारे शरीर में ही बनते हैं और उन्हें हम खाने से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम डाइजेस्टिंग सिस्टम को ठीक करके रखें तो हमें कभी भी विटामिन की कमी नहीं आएगी, यानी कि हम बीमारियों को ठीक कर लेंगे। इसका मतलब कि हमें डाइजेस्टिंग सिस्टम तो ठीक करना पड़ेगा। जब थाइमस ग्लैंड के सेल अपने शरीर के सेल को मारने लगे तो उसे ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं और वो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बीमारियों में काउंट होती है। इससे आई बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ऐसी बीमारियों के मरीजों को स्टेरॉइड की गोलियां दी जाती हैं और जिनके दुष्प्रभाव और साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ। इसलिए हमें क्या इसमें प्रिकॉशंस लेना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है कि जब भी कभी हमारा थाइमस ग्लैंड हाइपर होता है तो उसका दबाने का, यानी कि उसको कंट्रोल करने का हमारा उसके जस्ट अपोजिट एड्रेनल ग्लैंड होता है। अगर हम एड्रेनल ग्लैंड की वर्किंग बढ़ा दें, उसको एक्टिव कर दें, तो वो इसको दबा देता है, किसको? थाइमस ग्लैंड को, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो बीमारी है उस प्रकार की बीमारियां ख़त्म हो जाती है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमारे ट्रीटमेंट के 2-4-5 दिन के बाद ही वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर न होके वो नॉर्मल बीमारी वाला पेशेंट बन जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है जी हमारे लिए कि हम किसी भी हाइपर ग्लैंड को हम दूसरे ग्लैंड को उकसाकर उसको रोक सकते हैं, उसको
सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि योग से हमें पता चला कि दाईं और बाईं नाक से श्वास लेने का अलग मतलब है, अलग उसकी क्रिया है, अलग उसका साइन है। तो इसी प्रकार हमने नैरोथेरेपी में ये पाया और ये ऑब्जर्व किया, ये एक हमने प्रैक्टिकल किया कि लेफ्ट किडनी, लेफ्ट जो हमारी राइट किडनी है, वो दोनों अलग अलग काम करती है। यानी कि उनका काम करने का तरीका क्या है कि लेफ्ट किडनी 80% एसिड फिल्टर करती है और 80% जो राइट किडनी है वो एल्कलाइन फिल्टर करता है, और जो लेफ्ट किडनी है वो 20% एल्कलाइन करती है और राइट किडनी 20% एसिड करती है, तब जाके वो 100% होता है। इसी प्रकार ओवरी, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी 80% एस्ट्रोजन बनाती है और राइट ओवरी 80% प्रोजेस्टेरोन बनाती है, और 20% ये उसका अपोजिट वाला बनाते हैं। एड्रेनल मेडुला लेफ्ट वाला 80% जो है एपीहेफ्रिन बनाता है और 80% नॉरपीहेफ्रिन बनाता है। तो ये जो है एड्रेनल मेडुला का काम है जी। तो कुछ थोड़ा सा और बता देता हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए कि शरीर में बीमारियाँ क्यों आती हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शरीर में बीमारियाँ क्यों आती है। नैरोथेरेपी के अनुसार बीमारी आने के निम्न कारण हो सकते हैं: दोनों किडनियाँ एक जैसा काम नहीं कर रही हो, शरीर में एसिड एल्कली का संतुलन बिगड़ जाने से, जेनेटिक बीमारियों से यानी कि जीन्स के संबंधित कोई बीमारी हो उससे भी बीमारी आती है, पाचन ठीक न होने के कारण विटामिन की कमी आने से, कोई भी ग्लैंड या ग्रंथि ठीक से काम न करने से, हाइपो होने से, किसी भी ग्लैंड के केमिकल ज़्यादा होने से या कम होने से, केमिकल अपने उचित स्थान पर ठीक से न पहुंचने से। केमिकल अपने उचित स्थान पर ठीक से न पहुंचने के कारण क्या क्या हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि किसी को चोट लग जाए, किसी का ब्लॉक हो जाए, कुछ क्लोट आ जाए, तो वो ठीक से केमिकल पहुंचते नहीं हैं। यूडीएफ के कारण ग्लैंड में रॉ मटेरियल नहीं बन रहा हो तब भी प्रॉब्लम, बीमारी आती है। ग्रंथि को उकसाने वाले डिसऑर्डर आदेश नहीं मिल रहे हो तब भी दिक्कत आती है, क्योंकि उसके आदेश किसको देने हैं, जैसे हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को या पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड को आदेश न मिलना भी एक बीमारी का कारण है। उस ग्रंथि को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच रहा हो, उस ग्लैंड का स्टिमुलेशन नहीं हो रहा हो। तो ये कुछ कारण थे जी। और अभी मैं फिर आप लोगों से एक बार लास्ट में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा 1 मई 2022 को हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में, जो पूज्य गुरुजी रामअवतार शर्मा जी की तरफ से हमारे बैच निकाले जा रहे हैं, और हमारा जन जन तक पहुंचने का उद्देश्य है कि हम आप लोगों को एजुकेट करें, अवेयरनेस लाएं कि हम बिना दवाई के कैसे सही हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कोर्स है जी, जिसका मात्र 25,000 रुपये फीस है। आप लोग आ सकते हो, अपनी सीट पक्की करें क्योंकि टफ कंपटीशन है। थैंक यू जी, नमस्कार।